हिकमत की महकी फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अल करम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से बायो के 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 10 के साथ हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी सांस के अमराज। आज हम पढ़ेंगे एक और डिसऑर्डर, दमा, एस्थमा। एस्थमा या दमा है क्या? ये एक एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाई में सोजिश पैदा हो जाती है। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल जो हवा की नालियाँ है उसमें सोजिश पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में इन नालियों के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस रेशा बनता है और इसके नतीजे में जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है इसमें सुकड़ाव आ जाता है, इसमें तंगी आ जाती है, ये नालियाँ तंग हो जाती है। दमा के जो मरीज़ होते हैं, एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, यानी एलर्जी पैदा करने वाले अवामिल, जिसमें धुआं है, गर्द गुबार के पार्टिकल्स होते हैं या पोलन्स होते हैं। यानी फूलों की जब बहार के मौसम में फूल खिलते हैं तो उनके अंदर जरदाने होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। उनके लिए ये जो ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। जब किसी भी ऐसे एलर्जन से दमा के मरीज़ का सामना होता है तो इससे जो हवा की नालियाँ है, ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई है, ये फौरी, इंस्टेंट और गैर मामूली रद्द अमल दिखाते हैं, जिसके नतीजे में नालियों के अंदर सुकड़ाव आ जाता है और सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, मुश्किल पेश आती है। इसकी अलामात क्या है? इनकी अलामात में जो शामिल है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस का अखड़ना है। ख़ास तौर पर मुशक्क़त के वक्त, जब कोई मुशक्क़त वाला काम कर रहा हो तब सांस अखड़ जाता है। व्हीजिंग, खरखराहट, सांस लेते वक्त या सांस खारिज करते वक्त जो सीटी की आवाज़ निकलती है दमा के मरीज से, उसे व्हीजिंग कहा जाता है। कफ, खांसी, चेस्ट टायर्डनेस यानी सीने में तंगी। तो ये क्या है? फॉर्म ऑफ एलर्जी है इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में सोजिश पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में ज़्यादा म्यूकस बनता है और जो हवा की नालियाँ है वो तंग हो जाती है। एलर्जेंस यानी एनर्जी पैदा करने वाले फैक्टर, जिसकी वजह से किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जिसमें किसी को धुएं से, किसी को डस्ट पार्टिकल से, कोई परफ्यूम लगाता है तो उससे उसको एलर्जी होती है, कोई पोलन ग्रेन, गुलाब के जरदाने या जो दूसरे फूलों के जरदाने होते हैं, उससे जब सांस की नालियों के अंदर जाते हैं तो उससे सांस की नालियों में जो सुकड़ाव आ जाता है, सांस की नालियाँ तंग हो जाती है, इस एलर्जी को दमा कहा जाता है। तो दमा में सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इसका इलाज क्या है? इलाज ऐसे केमिकल्स पर मुश्तमिल होता है जिनमें हवा की नालियों को खोलने की सलाहियत होती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को खोलने की सलाहियत होती है। ऐसे केमिकल मरीज़ को दिए जाते हैं इनहेलर्स के तौर पर। जब इंसान का या बच्चों के सीने अखड़ जाते हैं, ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम के वक्त, तो फिर उनको नेबुलाइज किया जाता है ताकि उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको इनहेलर कहा जाता है और उन केमिकल्स में सांस की नालियों को, ब्रोंक्यूल्स को, ब्रोंकाई को खोलने की सलाहियत होती है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो हम पढ़ेंगे आज, वो है फेफड़ों का कैंसर या लंग कैंसर। लंग कैंसर या फेफड़ों के कैंसर से मुराद क्या है? फेफड़ों के कैंसर से मुराद है फेफड़ों के टिश्यूज़ में बेकाबू सेल डिवीजन है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ लंग सेल इज कॉल्ड लंग कैंसर। हम जानते हैं कि हमारे जिस्म के जितने भी सेल्स होते हैं वो बाकायदगी से एक प्रोग्राम के मुताबिक तकसीम होते हैं। सेल डिवीजन जब बेकाबू हो जाए, अनकंट्रोल सेल डिवीजन जब जारी रहे, तो सेल किसी कंट्रोल के बगैर तकसीम होना जारी रखते हैं, जिसके नतीजे में जो फेफड़ों के टिश्यूज़ है उनमें ट्यूमर बन जाते हैं, रसूलिया बन जाती है। ये जो रसूलिया ट्यूमर फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के टिश्यूज़ के अंदर बनते हैं,
इसे लंग कैंसर कहा जाता है। तो सेल की बेकाबू तकसीम, जिसमें सेल बगैर किसी कंट्रोल के अपनी तकसीम, अपनी डिवीजन को जारी रखते हैं, इसे फेफड़ों के टिश्यू के अंदर सेलुलर ग्रोथ्स बन जाते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती है, रसूलियाँ बन जाती है, जिसे लंग कैंसर कहा जाता है। जब ये सेलुलर ग्रोथ जो सेल के अंदर ट्यूमर बने फेफड़ों की दूसरी टिश्यूज पर भी हमला आवर हो जाते हैं, करीबी टिश्यूज पर हमला आवर हो जाते हैं, और इसी तरह से फेफड़े आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीटली तौर पर, जैसे मैलिग्नेंट कैंसर के केस में होता है कि जब एक सेलुलर ग्रोथ बन जाते हैं फेफड़ों के अंदर, तो ये करीबी जो आसपास के फेफड़ों की टिश्यूज है, सेल्स है, उनके अंदर भी ये कैंसर वाले सेल्स भेज देते हैं, म्यूटेशन वाले सेल भेज देते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो फेफड़ा है वो कैंसर से मुतासरा हो जाता है। इसकी जो अलामात है, सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस में तंगी है, कफिंग, खांसी, ऐसी खांसी जिसमें खून आता हो, यानी कफिंग विद ब्लड, खून खांसी में आता है जब इंसान लंग कैंसर का शिकार हो, और जब वो खांसता है तो उस खांसी के दौरान में उस खून आ जाता है। और वेट लॉस, वजन में कमी, ये चंद अलामात है जो लंग कैंसर की है। यानी कोई भी इंसान जब लंग कैंसर का शिकार हो जाता है तो उसमें ये बुनियादी तौर पर ये अलामात जाहिर हो जाती है। इसकी जो वजूहात है, कॉजेटिव एजेंट है, वो क्या है? हर कैंसर, चाहे कोई भी कैंसर हो, उसकी जो बुनियादी वजह होती है वो कोई ना कोई कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजन कैंसर का बायस बनने वाले जो फैक्टर है, कैंसर का बायस बनने वाले अवामिल। तो कैंसर काजिंग फैक्टर इज कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कोई भी कैंसर है, कैंसर की कोई भी किस्म है, जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन वकू पजीर होता है तो उसकी वजह कोई ना कोई कार्सिनोजन है, यानी कैंसर का बायस बनने वाले अवामिल है। लेकिन जो लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह है वो तंबाकू या सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले कार्सिनोजेंस है। जो सिगरेट का धुआं है उसके अंदर साइंसदानों के मुताबिक लगभग 50 ऐसे केमिकल्स होते हैं, 50 या इससे भी ज़्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं सिगरेट के धुएं में जो कैंसर का बायस बनते हैं, यानी कार्सिनोजेंस है। इसके अलावा लंग कैंसर की जो दूसरी वजह है वो वायरल इन्फेक्शन भी है, और जो सिगरेट है, स्मोक है, ये भी, और आयोनाइजिंग रेडिएशन, कोई भी ऐसी रेडिएशन जो इंसान के जिस्म के अंदर, सेल्स के अंदर आयोनाइजिंग असर पैदा करे, उसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, जिसमें एक्स रेज है, गैमा रेज है। ये ऐसी रेज होती है जब इंसान के जिस्म के साथ टकराती है तो ये सेल्स के अंदर आयोनाइजिंग पावर पैदा कर देते हैं, आयोनाइजेशन पैदा कर देते हैं। ये भी सेल के अंदर म्यूटेशन पैदा करते हैं। म्यूटेशन के जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसमें तब्दीली लाना, चेंज करना, अपने आप को चेंज करना, सेल को चेंज करना। तो ये जो रेडिएशन होते हैं ये सेल के अंदरूनी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है या साख्त है, उसको चेंज कर देते हैं, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। और वायरल इन्फेक्शन भी लंग कैंसर की बहुत बड़ी वजह है। अब तंबाकू नोशी यानी स्मोकिंग करने वाले और स्मोकिंग ना करने वालों में जो कैंसर का खतरा है वो 10 गुना कम होता है। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, स्मोकर्स है, उनमें लंग कैंसर का खतरा सिगरेट ना पीने वालों से या सिगरेट ना इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में 10 गुना फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जो सिगरेट नहीं पीता उसके फेफड़ों के अंदर वो जो केमिकल का धुआं है सिगरेट का, जिसमें 50 से ज़ायद कार्सिनोजेंस है, वो उसके फेफड़ों में नहीं जाते। लेकिन जो स्मोकर है वो चूँकि रोज़ाना ही सिगरेट नोशी करता है, रोज़ाना सिगरेट पीता है, और हर वक्त उसके फेफड़ों के अंदर वो जो धुआं है वो एंटर होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब कोई पैसिव स्मोकिंग करता है, यानी कोई एक इंसान जो बजाते खुद सिगरेट तो नहीं पीता, लेकिन वो किसी सिगरेट पीने वाले के करीब बैठा हुआ है, सामने बैठा है, कोई आसपास बैठा है,
तो सिगरेट का जो एक सिरा है, जैसे ये सिरा है सिगरेट का, इसके साथ फिल्टर लगा होता है, इधर फिल्टर है। तो जो स्मोकर है जब वो सिगरेट का कश लेता है तो वो जो धुआं वो इनहेल करता है वो फिल्टर से होके उसके फेफड़ों में जा रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ का सिरा है, ये जो सुलगता हुआ सिरा है, ये बराह रास्त जो तंबाकू है यहाँ से वो धुआं निकल रहा है। तो अब अगर कोई सिगरेट पी रहा है और उसके साथ कोई सामने बैठा हुआ है तो वो ये जो धुआं निकल रहा होता है वो धुआं भी उसके फेफड़ों में वो इनहेल कर रहा होता है। इस तरह की जो स्मोकिंग है उसको पैसिव स्मोकिंग भी कहते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि एक इंसान सिगरेट नहीं पीता लेकिन वो सिगरेट पीने वाले के साथ बैठा है, उसके बगल में बैठा है, उसके सामने बैठा है, तो ये समझ लीजिए कि वो भी उस सिगरेट को बराह रास्त या बिल वास्ता पी रहा है और वो भी इन कार्सिनोजन से एक्सपोज हो रहा है। इसलिए अगर कोई भी इंसान ये कहे कि चूंकि मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन वो सिगरेट पीने वाले के साथ या आसपास बैठा है, तो लाजमी बात है कि वो जो धुआं है उसके फेफड़ों में जा रहा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इस तरह की स्मोकिंग को पैसिव स्मोकिंग, और जब इंसान खुद सिगरेट पी रहा हो तो ये एक्टिव स्मोकिंग, दोनों तरह से जो पीने वाले हैं वो कैंसर की जद में आ सकते हैं, फेफड़ों के कैंसर की जद में आ सकते हैं। तो वो धुआं ज़्यादा ख़तरनाक है जो उसके सुलगते हुए सिरे से जाता है बजाय उसके जो फिल्टर में से। यानी जो पीने वाला है और जो ना पीने वाला है ये दोनों ही बराबर है। तो अगर कोई सिगरेट पी रहा है आपको वो जगह चेंज कर देनी चाहिए, आप फ़ौरन वहाँ से उठ जाए, या फिर आप उनको मना कर दीजिए कि बराए मेहरबानी आप सिगरेट ना पिए। अब फेफड़ों के जो बचाव है, कैंसर से बचाव, ये भी आपको याद रखना होगा कि सालाना तकरीबन 13 लाख लोग फेफड़ों के कैंसर की वजह से अमवात का शिकार हो जाते हैं। सालाना 13 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ लंग्स कैंसर की वजह से मर जाते हैं और इसकी बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ऐसे तमाम पब्लिक प्लेसेस जहां पर आम पब्लिक जाती है वहां पे सिगरेट नोशी को बैन किया है गवर्नमेंट की तवस्सुत से। और सिगरेट नोशी के जो इश्तिहारात है टीवी पर, प्रिंट मीडिया, अखबारात में, रेडियो के ऊपर, उसको बैन कर दिया गया है ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो सिगरेट नोशी जैसे लानत से महफूज रहे और हम लोग एक बेहतर पाकिस्तान को बना सके नशे से पाक। तो इसको शौकिया तौर पर या शौकिया तौर पर भी सिगरेट पीने से हर इंसान को इज्तनाब करना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।